लोग इस चीज को देखते हैं कि ये कॉकरोच है और अभी मई 2026 में 22 मिलियन इंडियंस ने ये तय किया है कि ये उनका पॉलिटिकल सिंबल है। The youth of this country is fed up of all existing political parties and now they want their own political platform where they can raise their own voice. सिर्फ 6 दिनों में कांग्रेस पार्टी नाम की एक पैरोडिक पार्टी को ना बीजेपी से भी ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोवर मिल गए, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से भी ज्यादा। अब ज्यादातर इंटरनेट ने ये गलत सवाल पूछ रहा है। वे पूछ रहा है क्या सीजेपी एक असली पार्टी है, क्या ये चुनाव लड़ेगी, क्या ये जेनजी का रिवेलियन है। लेकिन क्या आपको पता है कि असली कहानी ये नहीं है। द रियल स्टोरी इज डेट कि 1.4 बिलियन लोगों का देश इतना नाराज कैसे हो सकता है कि कॉकरोच रूलिंग पार्टी से भी ज्यादा पॉपुलर हो जाए, और वो भी एक हफ्ते से भी कम समय में। जितने हैं ये सरकार में कांग्रेस बीजेपी जितने हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज वाले, ये सब चोर है, चोर। समझ रहे हो आप? I heard about it few days ago and the initiative is really good. They are asking real questions. ऐसा सिर्फ सीजीआई कमेंट की वजह से नहीं होता, ऐसा सिर्फ बेरोजगारी की वजह से नहीं होता, और ऐसा सिर्फ महंगाई की वजह से नहीं होता है। और ऐसा तब होता है जब पूरी पीढ़ी देश के पॉलिटिकल सिस्टम से निराश हो। और ये इस बात का संकेत है कि भारत को सच में एक नए पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। और क्या आपको पता है कि पिछले 10 सालों से हम उन 3 चीजों की ना शिकायत करते आ रहे हैं। भारत में मजबूत विपक्ष क्यों नहीं है, इस देश में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स क्यों हावी है, इंडियन पॉलिटिक्स को इस तरह से क्यों बनाया गया है कि सिर्फ करप्ट पार्टी जीतती है, सिर्फ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पार्टी जीतती है, और सिर्फ डायनेस्टिक पार्टीज जीतती है। Anyways, you know what? यहाँ ना बीजेपी और कांग्रेस की गलती नहीं है, यहाँ गलती है खुद भारत के सिस्टम की। और इसे 1885 में लंदन के एक कमरे में बहुत ही सोच समझकर बनाया गया था, और 140 साल बाद उस एक बग ने चुनाव को हेरफेर करके सिर्फ 2 बड़ी पार्टीज को ही जिताया है। और इंडियन डेमोक्रेसी में असली कांग्रेस कोई नेता या पार्टी नहीं है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में असली कॉकरोच खुद सिस्टम ही है। क्योंकि जब एक बार आप इस बग को देख लेंगे तो आप इंडियन इलेक्शन को कभी भी उस नजरिए से नहीं देखेंगे। तो आज ना हम आपके लिए 3 सवालों के जवाब देंगे जो इंडियन डेमोक्रेसी को देखने का आपका नजरिया ना बदल देंगे। पहला, आजादी के 75 साल बाद भी भारत एक डेवलप कंट्री क्यों नहीं बन पाया, जबकि साउथ कोरिया, चाइना और सिंगापुर ने तो ये 40 साल से भी कम समय में कर दिखाया। भारत में हर चुनाव में ऐसा क्यों लगता है कि हमें बुरे और उससे भी बुरा चुनना है, न कि अच्छे और बेहतर में से। और सबसे जरूरी बात, क्यों अच्छा और ईमानदार नेता बिना गंदी राजनीति के भारत में चुनाव क्यों नहीं जीत सकता। वॉच दिस एपिसोड वेरी केयरफुली बिकॉज दिस इज द सम ऑफ सिस्टम दैट हैज बीन रनिंग फ्रॉम अस द लास्ट 75 years। और अगर हमने इसे अभी नहीं बदला ना तो ये हमें बर्बादी की ओर ले जाएगा। There are already parasites in society who attack you people, who attack the system. अब आगे बढ़ने से पहले ना एक पल के लिए राजनीति को भूल जाइए और चलिए डिनर पर चलते हैं। मान लीजिए कि एक रेस्टोरेंट में 10 दोस्त हैं और उनके पास ऑर्डर करने के लिए एक मेन्यू है। उन्हें बस एक ऐसी डिश चुननी है जो वो सब मिलकर बस खा सके। तो 4 दोस्त ने पिज्जा चुना, 3 ने बिरयानी और 3 ने बर्गर। अब अगर डिनर चुनने के लिए इंडियन वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए तो आपको क्या लगता है कौन सी डिश जीतेगी? पिज्जा जीतेगी, राइट? क्यों? क्योंकि पिज्जा को सबसे ज्यादा वोट मिले। लेकिन क्या आपको पता है कि पिज्जा को बिल्कुल भी बहुमत नहीं मिली? असल में 60% से ज्यादा लोग चाहते ही नहीं थे, लेकिन उनकी आवाज और उनकी पसंद को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया। और दोस्तों यही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। असल में अगर आप पिछले 3 चुनावों को देखें ना तो बीजेपी को सिर्फ 31%, 37.36% और 36.56% वोट शेयर मिले थे। तो अगर 60% लोगों ने उस पार्टी को वोट ही नहीं दिया जो अभी देश चला रहा है, तो भारत का डेमोक्रेसी लोगों की पसंद से कैसे बना है। और यही बात 1947 से कांग्रेस के साथ भी हुई थी। और मजेदार बात यह है कि इसे भारत के लिए बनाया ही नहीं गया था, इसे 1885 में अंग्रेजों ने लिखा था। वही अंग्रेजों ये मानते थे कि इंडियंस को वोट देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये बुनियादी कमी असल में हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में 3 बड़े बायस पैदा करती है। और एक बार आप इस कमी को गहराई से समझ लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इंडियन पॉलिटिक्स इतनी गंदी क्यों है। सो लेट मी टेक यू अ टिपिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी टू अंडरस्टैंड द सोवेनिटी ऑफ दिस वायरस। मान लीजिए हरियाणा का एक चुनाव क्षेत्र है और इस क्षेत्र में 20 लाख वोटर है, जिसमें से 30% जाट है, 22% दलित, 12% यादव, 10% पंजाबी, 8% ब्राह्मण, 7% मुस्लिम और बाकी 11% अन्य। अब आप ना 3 अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ ना चुनाव लड़ रहे हैं और मेरा सवाल आपसे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्या आप सभी
भी 20 लाख वोटरों को खुश करने की कोशिश करोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हारने वाली स्ट्रेटेजी है। क्योंकि एफबीटीपी के तहत चुनाव जीतने के लिए आपको 50% वोट की जरूरत नहीं होती, आपको बस दूसरे उम्मीदवारों से ज्यादा वोट चाहिए होते हैं। इस मामले में 4 लोगों के बीच मुकाबले में ये सिर्फ 25 से 28% भी हो सकता है। नाउ लुक एट दिस टेबल। अगर आप सिर्फ 25% वोट पाना चाहते हैं तो आपको सबसे आसान काम क्या करना है? सबसे आसान काम है कि किसी एक समुदाय को चुनना, और इस मामले में सिर्फ जाटों को, जो आपको 30% वोट दिला सके। और जब आप अपने टारगेट ऑडियंस को चुन लेते हैं ना, तो आप उनको हर चीज का वादा कर देते हैं। जाटों को सरकारी नौकरियां और तहसीलें, जाट कांस्टेबल को पुलिस पोस्टिंग, जाट व्यापारियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ तक कि मनरेगा का फंड भी ना जाट पंचायतों को जाएगा। इतना सब वादा करने के बाद अब जाहिर सी बात है कि आप 28% वोट पाकर सीट जीत जाएंगे, और बाकी 72% लोग दलित, यादव, पंजाबी, ब्राह्मण, मुसलमान, उन्हें अगले 5 सालों तक कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह एफबीटीपी सिस्टम असल में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जाति की राजनीति का वायरस फैलाता है। अब सवाल ये है कि क्या सभी पीएम बुरे होते हैं? कोई पीएम बस एक अच्छा इंसान बनकर सबकी सेवा क्यों नहीं करता? क्या उससे अगली बार ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे? अफसोस की बात है कि एफबीटीपी सिस्टम ही उस नेता को ना सजा देगा अगर वो सबकी सेवा करे। सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन है? चलिए हमारे पीएम मिस्टर शर्मा के बारे में सोचते हैं। वो एक अच्छे नेता बनने का फैसला करते हैं और दलितों के लिए रिजर्वेशन, मुस्लिम स्कूलों के लिए फंडिंग और ब्राह्मणों के लिए नौकरियां देने का काम शुरू करते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका जाट वोट बैंक कमजोर हो जाएगा। वे शर्मा के खिलाफ खानाफूसी करना शुरू करेंगे और एक विद्रोही उम्मीदवार आकर उनसे कहेगा, सुनो ओझा जी, शर्मा जी तो भूल चुके हैं तुम्हें, मैं असली जाट नेता हूँ, मैं आपको आरक्षण दूंगा, मैं आपको नौकरियां दूंगा, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। वो शर्मा तो मुसलमानों को खुश करने वाला बन गया है, वो ब्राह्मण को खुश करने वाला बन गया है, और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इस तरह विपक्ष जाट वोट बैंक को निशाना बनाएंगे और शर्मा का वोट बैंक तोड़ देंगे। सो यस, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में वे दलितों से 5%, मुसलमानों से 3% और ब्राह्मण से 5% वोट तो पा लेंगे, लेकिन अपने मौजूदा वोट बैंक का 15% खो भी देंगे। आखिरी में वोट हार जाएंगे और सीट भी हार जाएंगे। और इस तरह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम उन नेताओं को बाहर कर देता है जो सबको साथ लेकर चलते हैं, वो जाति की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। तो मिस्टर शर्मा भले ही वो एक अच्छे इंसान हो, सो दे हैव नो चॉइस बट टू बिहेव लाइक द अदर पिगीज कॉन्फिड इन केजेस। असल में पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रताप भानु मेहता ने बहुत आसान शब्दों में लिखा है कि इंडियन लीडर नैतिक रूप से जर्मनी और स्वीडिश लोगों से ना ज्यादा कमजोर नहीं है, वे बस एक अलग इक्वेशन में फंसे हुए हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ हरियाणा की समस्या नहीं है और ना ही ये कोई इमेजिनरी केस स्टडी है, ये भारत की समस्या है। अगर आप लालू के दौर में बिहार को देखें ना, तो यादवों को नौकरियां मिली, यादवों को पोस्टिंग मिली और उन्हें ही कॉन्ट्रैक्ट मिले, जबकि कुर्मी, कोरी और पासवानों को छोड़ दिया गया। यूपी में एसपी बीएसपी के दौर में जहाँ मुलायम ने मुसलमानों और यादवों के दम पर सत्ता बनाई, वहीं मायावती की बीएसपी ने सिर्फ यादवों और दलितों का भला किया। इसीलिए पाशी, धोबी, खटिक समुदाय को ना नजरअंदाज कर दिया गया। टीपी ठीक वही कर रहा है जिसकी प्रेडिक्शन मोरिक डुएगर ने 1951 में की थी, लेकिन एक भारतीय ट्विस्ट के साथ। 3000 जातियों वाले देश में एफबीटीपी ने हर चुनाव को जाति की जीरो सम लड़ाई में बदल दिया। और सच तो ये है कि आप जाति के गणित के दम पर विश्व गुरु नहीं बन सकते। आप हर चुनाव के क्षेत्र में 80% लोगों को देश का दुश्मन मानकर महाशक्ति नहीं बन सकते। और यही वो बीमारी है जो पिछले 75 सालों से चुपचाप भारत को बांट रही है। अब सवाल ये है कि अगर हर कोई इन दो पार्टी से परेशान है, तो टीबी के जैसी कोई नई पार्टी पूरे भारत में क्यों नहीं आ सकती? यही पर दूसरी समस्या आती है। आई कॉल दिस लाइक अ किलिंग ऑफ न्यू आइडियाज। लेट मी एक्सप्लेन। मान लीजिए आप इन दो पार्टियों से तंग आ चुके हैं, इसलिए आप एक आंदोलन शुरू करते हैं और पूरे भारत में 1.5 करोड़ समर्थक जुटते हैं। ये सभी पढ़े लिखे लोग हैं जो जाति की राजनीति में विश्वास नहीं करते, वो सच में सिस्टम को बदलना चाहते हैं। 1.5 करोड़ लोग यानी ग्रीस की आबादी से भी ज्यादा लोग एक पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। सुनने में ये बहुत ही बड़ी बात लगती है, राइट? लेकिन समस्या यही है कि वे 543 सीटों पर फैले होंगे, यानी हर सीट पर 28,000 वोट, और 15 से 20 लाख वोटरों वाले चुनाव क्षेत्र में हर सीट पर सिर्फ 1.5% वोट होंगे। 1.5% वोट के साथ आपको 0 सीट, 0 संसद और 0 आवाज मिलेगी। दिस द मैक्स। एफबीटीपी लोकप्रियता को इनाम नहीं देता। एफबीटीपी लोकप्रियता को इनाम देता है, लेकिन तब जब वो एक जगह केंद्रित हो। आपको अपने वोटरों को किसी एक राज्य के कोने में न इकट्ठा करना होगा, वरना आप खत्म हो जाओगे, चाहे लोग आपको कितना भी पसंद क्यों ना करते हो। और यहीं से ये जाति आधारित राजनीति शुरू होती है, क्योंकि अगर आपको बड़ी संख्या में लोगों को एक ही इलाके में इकट्ठा करना है, तो जाहिर है कि जाति ही टारगेट करने के लिए सबसे अच्छा फिल्टर है। इसीलिए भारत में हर साफ सुथरा रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट खत्म हो जाता है, क्योंकि हर साफ सुथरा आंदोलन हमेशा एक ऐसे विचारों से शुरू होता है जो पूरे देश से लोगों को जोड़ता है, ना कि सिर्फ एक राज्य से। असल में विजयकांत तमिलनाडु में इसलिए जीते क्योंकि उनके वोटर एक खास राज्य में ही ज्यादा थे। और यहीं से तीसरी समस्या शुरू होती है, आम आदमी की आवाज दब जाना। देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जो हर भारतीय पर असर डालते हैं, ना कि किसी एक राज्य पर। जैसे क्लाइमेट चेंज को सिर्फ पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं। इसी तरह 6.3 करोड़ MSME है जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ है। ये समस्या हर राज्य में है, लेकिन हर जगह थोड़ी थोड़ी।
इसका मतलब है कि FBTP सिस्टम में कोई भी पार्टी इन मुद्दों को उठाकर एक भी सीट नहीं जीत सकती, इसीलिए कोई ऐसा करता भी नहीं है। पूरे भारत में आपको 10 करोड़ समर्थक हो सकते हैं, फिर भी आप एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे अगर वे समर्थक एक ही इलाके में इकट्ठा ना हो। असल में अगर आप सोचे तो जो पार्टी सिर्फ MSME का समर्थन करती है वे संसद में उनकी आवाज उठाती है तो उसे 0 सीट मिलेगी, क्योंकि MSME किसी एक शहर में इकट्ठा नहीं है। जो पार्टी सिर्फ शिक्षा में सुधार के लिए लड़ती है उसे भी कोई सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि जो लोग जाति की राजनीति से ज्यादा शिक्षा की परवाह करते हैं वे किसी एक चुनाव क्षेत्र में इकट्ठा नहीं है। ये 3 वायरस है जो FBTP भारतीय लोकतंत्र में लाता है। तो सवाल ये है कि हम इस समस्या को कैसे ठीक करें। इसका जवाब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी से मिलता है। I've spent my time in service of my people. Now cast your vote. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी एक टूटा हुआ देश था। उन्होंने देखा था कि कैसे हिटलर ने उनके लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया और देश को बर्बाद कर दिया। इसलिए उन्होंने बैठकर एक सवाल पूछा, हम ऐसा सिस्टम कैसे बनाए जहां ऐसा दोबारा कभी ना हो। और उनका जवाब बहुत ही आसान और बढ़िया था, हर नागरिक को 2 वोट दें। पहला वोट उस स्थानीय MP के लिए जो भारत की तरह आपके स्थानीय एरिया का ना काम संभाल सके, और दूसरा वोट उस पार्टी के लिए जिस पर आप असल में भरोसा करते हैं। और फिर संसद में कुछ सीटों के दूसरे वोटों के हिसाब से ये तय किया जाता है। तो अगर किसी पार्टी को दूसरे वोट का 10% भी मिलता है ना, तो उन्हें भी संसद में 10% सीट पक्की मिलती है। किसी को नजरअंदाज नहीं किया जाता है और कोई वोट बेकार नहीं जाता है। बस इतना ही, यही पूरा समाधान है और इसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। और वेस्टर्न यूरोप के 28 में से 21 देश प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका मतलब गठबंधन सरकारें नहीं है। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, अगर 10 पार्टियों को 10% वोट मिलते हैं तो किसी के पास बहुमत नहीं होगा और गठबंधन अस्थिर और बेकार होता है, राइट। ये वो मुख्य बात है जिसका इस्तेमाल भारतीय नेता आपको इस सुधार की मांग करने के लिए ना डराने के लिए करते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। भारत में पहले से ही गठबंधन सरकारें रही है। एनडीए 40 पार्टियों का गठबंधन है, यूपीए 20 से ज्यादा पार्टियों का गठबंधन था। 1989 के बाद से भारत की हर सरकार गठबंधन सरकार रही है। लेकिन भारत में ये गठबंधन चुनावों के बाद बेहतर मोल भाव करने वालों के आधार पर बनते हैं और ये सब किसी बड़े नेता की पर्सनल ब्रांडिंग के पीछे छिपा होता है। इसलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से भारत में गठबंधन नहीं बनते, बस उन्हें ये ईमानदार बनाता है। अगर आप इतिहास देखें ना, तो मॉडर्न इंडियन का कंस्ट्रक्शन ना गठबंधन सरकारों ने ही किया है। 1991 का लिबरलाइजेशन PV नरसिम्हा राव की मेजोरिटी गवर्नमेंट ने किया था। 1998 से 2004 के बीच गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, IT कॉरिडोर और टेलीकॉम क्रांति, ये सब वाजपेयी जी की 24 पार्टियों वाली गठबंधन सरकार की देन है। 2004 से 2014 के बीच RTI, मनरेगा, आधार, ये सब मनमोहन सिंह की 15 पार्टियों वाली गठबंधन सरकार की देन थी। और ये बात गलत है कि गठबंधन सरकारें ना काम नहीं करती है। भारतीय गठबंधन सरकारों ने ही मॉडर्न इंडियन बनाया है। और अगर बहुमत वाली सरकार में ये सब सच होता तो भारत में कम से कम एजुकेशन और हेल्थ सेवा में सुधार किया जाता, राइट। एजुकेशन और हेल्थ सेवा के खिलाफ कौन हो सकता है। और अगर आप आंकड़े उठाकर देखो ना, तो आज भी हमारे बहुत सारे ग्रेजुएट ऐसे हैं जो नौकरी के लायक नहीं है। और हम सभी ये जानते हैं कि भारत में सरकारी अस्पतालों की हालत कितनी खराब है। असल में ये जानकर हैरानी होती है कि दुनिया की सबसे अच्छी इकोनॉमी असल में गठबंधन सरकारें हैं। जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, यहाँ तक कि डेनमार्क ही गठबंधन सरकार वाला देश है। स्विट्जरलैंड भी गठबंधन सरकार वाला देश है और इन सभी में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था है।